खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना, और इसी शुभकामना के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% जरूर देंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें, और इस सेशन में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। इस सेशन से निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। देखिए, पहला ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में दिया गया है, हाल ही में किस दिवस को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, यहां पहला दिया गया है 10 अगस्त, दूसरा 29 अगस्त, तीसरा 7 अगस्त, चौथा 6 अगस्त। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैव ईंधन के उपयोग के प्रति जागरूकता को प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करेंगे कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया, तो 2015 से इसे मनाया जाना प्रारंभ किया गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें यही मित्रों, हाल ही में हम लोगों ने दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखा है। तो यहां पर एक महान वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, सर रुडोल्फ डीजल। सर रुडोल्फ डीजल, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इनके प्रयोगों के कारण भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपको याद आ रहा होगा अगर दोस्तों, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डीजल इंजन की खोज या डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने डीजल इंजन का खोज किया था। अगर हम बात करें यही दिवसों के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित, तो हाल ही में हमने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 6 अगस्त के बारे में मित्रों, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, साथ ही हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को आपका नाकासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों शहर कहां से संबंधित हैं? तो ये जापान से संबंधित हैं, और जापान को याद रखना है, सुकुमारों का देश कहा जाता है, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। साथ ही साथ अगस्त माह से महत्वपूर्ण दिवस के रूप में अगर हम बात करें तो मित्रों 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और देखें अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार संयुक्त युद्धाभ्यास प्रारंभ किया गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे, क्योंकि युद्धाभ्यास से, इंडेक्स से ये सारे प्रश्न जरूर बनते हैं। हमारा जो विकल्प दिया गया, पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रूस, चौथा है जापान। जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर 20 सही होगा। अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास प्रारंभ किया गया। यह संस्करण कौन सा है? तो यह 12वां संस्करण है, और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? भारत के हिमाचल प्रदेश में बकलोह स्थान में किया जा रहा है। अब यहां से युद्धाभ्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो युद्धाभ्यास से हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण चर्चा में रहे युद्धाभ्यास, अगर उनको हम रिवाइज कर ले दोस्तों, तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर हम बात कर लें इंडोनेशिया के साथ भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है, तो यहां पर गरुण शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? तो गरुण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित होता है। यहां पर आपको याद रखना है,
रूस के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो इंद्र नामक युद्धाभ्यास जो होता है भारत और रूस के बीच में होता है। जबकि जापान के बीच में अगर हम बात करें MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, यह जापान तथा फ्रांस के साथ भी आयोजित किया जाता है। अब यही अगर हम याद करें मित्रों, मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास यह किन किन देशों के बीच में किया जाता है? तो यह क्वाड देशों के बीच में किया जाता है। और क्वाड देश कौन कौन से हैं? आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और आपका भारत जो है, ये क्वाड देशों में आते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें काजिंद युद्धाभ्यास किनके बीच में किया जाता है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद। जबकि खंजर की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है खंजर युद्धाभ्यास। अगर हम बात कर लें, अनेकों बार पूछा गया है सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है मित्रों? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। संप्रीति और बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। अगर हम बात कर लें सिम्बेक्स की, तो सिंगापुर और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? सिम्बेक्स युद्धाभ्यास होता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। यहां देखिए युद्धाभ्यास की ये फिगर दिखाई गई है। साथ ही साथ आपको हैंड इन हैंड याद रखना है, किसके साथ होता है? भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड। और अगर हम बात करें मित्र शक्ति की, तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। स्लाइनेक्स भी भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। आइए अगला प्रश्न देख ले। हाल ही में चर्चा में रहा भारत रंग महोत्सव, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से का आयोजन कहां किया गया? पहला दिया गया मुंबई, दूसरा दिया गया है अमेरिका, तीसरा दिया गया है अहमदाबाद, चौथा दिया गया हैदराबाद। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा मित्रों, पहला विकल्प सही होगा, मुंबई में आयोजित किया गया। और आपको ध्यान रखना ये संस्करण कौन सा है? तो ये 22वां संस्करण है। अब हम ये जाने मित्रों कि भारत में रंग महोत्सव का उद्देश्य क्या है। तो भारत जो है कला और संस्कृति, भारत देश में कला और संस्कृतियों की विभिन्नता है और उन विभिन्नताओं को कायम रखने के लिए भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे कला संस्कृतियों को प्रसारित किया जा सके या उनको जनता तक पहुंचाया जा सके। अगर हम बात करें ये संस्करण की, तो 22वां संस्करण है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। कौन सा? भारत रंग महोत्सव। अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य से हाल ही में, तो यहां के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आपको याद रखना है, उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया है। अगर हम राज्यपाल जी के बारे में बात करें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा इस आयोजन का भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन भी किया गया। और यहाँ की ये राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब यहां से एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है कि सालसेट द्वीप पर कौन सा राज्य बसा हुआ है? या सालसेट द्वीप पर सर्वाधिक आबादी भारत की निवास करती है, तो कौन सा शहर है? तो मुंबई जो है ये सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अगर हम बात कर लें यही अहमदाबाद और हैदराबाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में, तो हाल ही में टाइम पत्रिका के द्वारा विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के 2 शहर कौन चुने गए? अहमदाबाद साथ ही साथ केरल, 2 राज्य ऐसे हैं जो चुने गए। अगर हम बात करें यूनेस्को के द्वारा
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया? 2019 में पहली बार हैदराबाद चुना गया था, फिर 2021 में दूसरी बार हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया। आइए मित्रों, हम इसी क्रम में आगे बढ़े, अगला देख लें। यहां देखिए, यहां भारत रंग महोत्सव का पिक्चर दिखाया गया है। साथ ही साथ अब आपको एक महोत्सव और भी याद रखना है। हाल ही में हमने देखा है लोसांग महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य का महोत्सव है। अगर हम बात करें लोसर महोत्सव, तो ये कहां से संबंधित है? लद्दाख राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें सिग्मो महोत्सव का, तो सिग्मो जनजाति के द्वारा कहां मनाया जाता है मित्रों? तो गोवा में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यही मांडू महोत्सव का, मांडू महोत्सव कहां आयोजित किया गया मित्रों? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ये सारे महोत्सव बार बार पूछे गए हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पुरुष के रूप का किसे खिताब दिया गया है? तो यहां देखिए, पहला दिया गया रोहित शर्मा, दूसरा जसप्रीत बुमराह, तीसरा प्रभात जयसूर्या, चौथा बेन स्टोक। अभी हमारा जो सही विकल्प होगा मित्रों, यहां हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रभात जयसूर्या ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये श्रीलंका से संबंधित हैं और इनको जुलाई माह का प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चिन्हित किया गया है। अब यहां पर आपको याद रखना है, ये पुरुष वर्ग में पाए हैं, तो महिला वर्ग में कौन पाई हैं? तो एम्मा लैब ये कहां की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। इनको जुलाई मंथ का महिला क्रिकेटर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अब आइए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात कर लें मित्रों रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की, तो आप एक प्रश्न आप ध्यान रखिए कि क्रिकेट क्या बाइबिल किस पत्रिका को कहा जाता है? तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। अब आपको पूछा भी गया है प्रश्न, विजडन पत्रिका में प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। इसमें से 2 भारतीय हैं। कौन कौन है? ये रोहित शर्मा है और जसप्रीत बुमराह है। और एकमात्र महिला खिलाड़ी डेन वार्न है। डेन वार्न ये कहां की हैं? ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जो चुनी गई हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में। और अगर हम जानकारी के रूप में देखें तो आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं शाहीन आफरीदी। अगर हम बात करें यहीं पर आईसीसी के द्वारा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो जो रूट को चुना गया है। अगर हम बात करें महिला आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। आपको इस पॉइंट को जरूर याद रखना है। अगर हम यही बात कर लें, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वीसीसी के द्वारा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू जी को चुना गया है। एक प्रश्न और याद रखिए, एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? पीआर श्रीजेश को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। इन प्रश्नों को बार बार रिकॉल कराने का एक ही उद्देश्य है मित्रों, क्योंकि इन प्रश्नों में जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो समानता दिखती है और रिवीजन ना होने के कारण आपको ये सारे प्रश्न कंफ्यूजन उत्पन्न करेंगे, जहां से आपका प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहेगी। इसी कारण बार बार इन प्रश्नों को बता दिया जाता है कि आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है, ये सारे प्रश्न जरूर पूछ। आपको बेन स्टोक के बारे में भी ध्यान रखना है। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देखिए। यहां पर ये फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। किसे दिखाया गया है? तो आपको याद रखना है ये कौन खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना है इनका नाम जो है प्रभात
जय सूर्या। और ये किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है जेम्स मोरापे, दूसरा गुस्तावो पेट्रो, तीसरा दिया गया है फर्डिनेंड मार्कोस, चौथा दिया गया है यार लैपिड। अब यहां जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर ए सही होगा। जेम्स मोरापे जी को पपुआ न्यू गिनी का नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अब यहां पपुआ न्यू गिनी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जाने कि इसकी राजधानी क्या है। तो मित्रों इसकी राजधानी पोर्ट मोरस्बी जो है इसकी राजधानी है। पोर्ट मोरस्बी जो है इसकी राजधानी है। और हम ये जान लें ही कि ये किस महाद्वीप का देश है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। अब आपको याद आ गया होगा मित्रों कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो जो 7 महाद्वीप हैं उन सारे महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर हम बात करें यही इनके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में तो आपको याद आ रहा होगा कि इसे कंगारुओं का देश साथ ही साथ इसे गोल्डन प्लीस के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें यही कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील जो है ये अरल झील है। कौन सी झील है? अरल झील है। अगर हम बात करें एक सर्वोच्च चोटी यहां की क्या है तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की माउंट कोसिस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। अब यहां पर कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं मित्रों तो उनको भी अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें गुस्तावो पेट्रो की तो हाल ही में हमने बात किया कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो गुस्तावो पेट्रो ने किया है। और ये पहले वामपंथी नेता हैं। अब कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो बगोटा यहां की राजधानी है। और ये किस महाद्वीप से संबंधित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। अगर हम बात करें फर्डिनेंड मार्कोस की तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। और फिलीपींस की राजधानी क्या है मित्रों? फिलीपींस की राजधानी जो है ये मनीला है। आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां स्थित है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। आपको याद आ रहा होगा यार लैपिड। आपको कई बार बताया गया है कि इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो यार लैपिड ने की है। और इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम है। आप एक प्रश्न और भी याद रखिए कि 17वां मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जो हुआ था वो कहां आयोजित किया गया था? तो इजराइल में आयोजित किया गया था। इसकी विजेता कौन रही हैं? तो भारतीय जो हैं ये हरनाज सिंधु यहां की विजेता रही हैं। आइए इसी क्रम में यहां देखिए ये फोटो दिखाया गया है आपको। किसके? आपको पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहां से एक प्रश्न और भी याद रखिए मित्रों। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विश्व में जो बड़े द्वीप हैं उनका क्रम क्या है? तो यही जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लें। पहला सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। कौन है मित्रों? ग्रीनलैंड है, जिसकी राजधानी क्या है? नुक है। इसकी राजधानी नुक है। दूसरा क्या है? पपुआ न्यू गिनी जो है ये दूसरे नंबर पे है। अगर हम बात करें बोर्नियो की तो ये तीसरे नंबर पर है। और मेडागास्कर द्वीप जो है ये चौथे नंबर पर है। आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी जो द्वीपें हैं वो कौन है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ी है। दूसरे स्थान पे पपुआ न्यू गिनी है। तीसरे पे बोर्नियो द्वीप है। चौथे पे मेडागास्कर है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया? अब हमारा विकल्प जो दिया गया मित्रों यहां दिया गया पहला बिहार, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। हमारा जो सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा मित्रों? विकल्प नंबर बी सही होगा। विकल्प नंबर बी के आधार पर हरियाणा में 2G एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जाना या
सस्ते ईंधन और प्रदूषण मुक्त ईंधन का उपयोग किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 2G जनरेशन का मतलब, यहां 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो किया गया हरियाणा राज्य में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और कहां से किया गया? पानीपत से किया गया। अब यहीं से एक प्रश्न आप रिलेट कर लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से प्रारंभ किया गया था? तो ये 2015 में हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ किया गया था। अब यहां से महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में अगर हरियाणा से हम देख लें मित्रों, तो हरियाणा राज्य का गठन कई बार पूछा गया है प्रश्न, कब किया गया था? 1966 ईस्वी में गठन किया गया था। अगर हम बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जी यहां के राज्यपाल हैं। और हाल ही में हरियाणा से महत्वपूर्ण प्रश्नों से चर्चा में रहा है, अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया? हरियाणा के पंचकुला में किया गया। और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? तो हरियाणा रहा। और इसका शुभंकर क्या रहा? तो इसका शुभंकर धाकड़ रहा। अगर हम बात करें 35वां सूरजकुंड मेले का आयोजन कहां किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। फोकस राज्य और फोकस देश कौन सा रहा? तो जम्मू कश्मीर फोकस राज्य, जबकि उज्बेकिस्तान फोकस देश के रूप में रहा। अगर हम बात करें ई अधिगम योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब यहां से आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है मित्रों कि यह जो 2G इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ ये भारत का दूसरा है। तो आपको चर्चा में रहा है पहला भी, उसको भी याद रखना है। तो पहला कहां किया गया था? पहला बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में एथेनॉल संयंत्र का स्थापना किया गया था पूर्णिया में। यह भारत का पहला है, जबकि जो हरियाणा के पानीपत में किया गया ये दूसरा है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एथेनॉल से निर्मित आपका जो प्लांट है इसका पिक्चर दिखाया गया है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि ऊर्जा का नवीनीकरण करना, साथ ही साथ सस्ते ऊर्जा में एथेनॉल का उपयोग किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा फील्ड गाइड वर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया? विकल्प हमारे जो दिए गए, पहला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा दिया है UNEP, तीसरा UNDP, चौथा दिया गया विश्व बैंक। मित्रों हमारा जो सही विकल्प यहां होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? तो आप जानिए कि इसमें 1331 प्रकार के पक्षियों के बारे में वर्णन है, साथ ही साथ वायुमंडल से और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित बातें बताई गई हैं। अब यहां से एक महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में आपको ध्यान रखना है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, आपको बार बार बताया गया है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धृति बनर्जी को नियुक्त किया गया है। अब अगर हम बात करें अन्य संस्थाओं के संबंध में, ये भी पर्यावरण से जुड़ी हुई है, तो हम देखें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता 1972 ईस्वी में बुलाया गया था। साथ ही साथ इसी के आधार पर प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यही UNDP की, तो UNDP की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। साथ ही साथ अगर हम विश्व बैंक के बारे में बात करें मित्रों, तो 1944 ईस्वी में विश्व बैंक का गठन किया गया था। और इसके जो प्रमुख हैं डेविड मालपास हैं, और इसकी जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में कुछ जो संस्थान अन्य भी चर्चा में रहे हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
यहाँ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? हेमंत पाठक, हेमंत पाठक को नियुक्त किया गया है। ये सारे प्रश्न जरूर आपके सफलता में मददगार साबित होंगे। आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस शहर में एशियाई क्षेत्रीय संघ की बैठक बुलाई जाएगी? यहाँ पहला विकल्प नई दिल्ली, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा मुंबई, चौथा दिया गया पुणे। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, नई दिल्ली में बैठक बुलाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। इसका मुख्य उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लाना या चुनाव के दौरान होने वाली समस्याओं को पारदर्शी बनाना, यह मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें भारत में चुनाव आयोग की, तो इसका गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था। अगर हम बात करें पहले चुनाव आयोग के प्रमुख कौन थे, तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन जी थे, सुकुमार सेन जी थे। जबकि महिला के रूप में रमा देवी जी थी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राजीव कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग किस भाग में वर्णित है? भाग 15 में वर्णित है। बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 324। साथ ही साथ मतदान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 326 में मतदान वर्णित है। अगर हम बात करें अत्यंत ही महत्वपूर्ण कि 61वां संविधान संशोधन किस पर आधारित है, या 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 21 वर्ष मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया जाना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता में मददगार जरूर साबित होंगे। आइए इसी क्रम में यहां देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है, और ये कौन है? राजीव कुमार जी हैं। साथ ही साथ अब आपको याद रखना है कि भारत में जनगणना सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब? 1871 में। नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड रीपन के समय में प्रारंभ हुआ था, 10 वर्ष के अंतराल पे। तो ये कब हुआ था? 1881 में। इसी कारण लॉर्ड रीपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया, ये किस शहर में आयोजित किया गया? अब यहां देखिए पहला दिया गया जमशेदपुर, दूसरा बोकारो, तीसरा रांची, चौथा जादूगोड़ा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। झारखंड के रांची में झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर हम देखें, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? तो आपके हेमंत सोरेन जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें झारखंड से संबंधित, तो झारखंड का एक बहुत प्रमुख त्योहार है जिसे सरहुल त्योहार के नाम से जाना जाता है। और लगभग परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि सरहुल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो वो झारखंड राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राजधानी के समीप से या सबसे समीप से होकर जाती है? तो झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची से कर्क रेखा सबसे समीप में होकर जाती है। अब कर्क रेखा की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब आपसे प्रश्न यह भी पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम बात करें मकर रेखा की को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है ये 2 बार काटती है। अगर हम बात करें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी है, ये 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अन्य प्रश्नों के रूप में अगर यहीं देख लें, जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें जादूगुड़ा झारखंड का किसके लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम उत्पादन के लिए झारखंड का जादूगुड़ा जाना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख ले। यहां देखिए आपको झारखंड जनजातीय महोत्सव का पिक्चर दिखाया गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए
रखिए कि झारखंड में 32 जनजातियां पाई जाती हैं और आप झारखंड राज्य की स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड नामक 3 राज्यों का गठन किया गया था। झारखंड किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो एक आउटलाइन के द्वारा अगर हम देखें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल, और अगर उत्तर की बात करें तो यहां उत्तर में बिहार, और आपके पूर्व की बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, और अगर दक्षिण की बात करें मित्रों तो दक्षिण में या उड़ीसा राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका झारखंड है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। आइए इसी क्रम में हम लोग इस सेशन का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रेडियो जय घोष का संबंध किस घटना से संबंधित है? अब यहां देखिए, पहला दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तीसरा काकोरी ट्रेन घटना, चौरी चौरा कांड। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। काकोरी ट्रेन घटना का संबंध किससे है? रेडियो जय घोष से। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि रेडियो जय घोष का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रेडियो जय घोष कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की कला संस्कृतियों, साथ ही साथ यहाँ के व्यंजनों और यहाँ की रीत रिवाजों को जनता तक पहुंचाना या जागरूक बनाना रेडियो जय घोष का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर काकोरी से ऐसा क्यों बताया गया कि इससे संबंधित है, तो हाल ही में काकोरी घटना को आपको याद करना होगा। कब यह घटित हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन घटना हुई थी और इसी को काकोरी घटना के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन 9 अगस्त के दिन 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा रेडियो जय घोष किया गया और इसका संबंध काकोरी ट्रेन घटना से रखा गया। अगर हम बात करें अन्य विकल्पों के बारे में, तो यहां देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी संबंधित है 9 अगस्त से ही 9 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो यह 1930 में आयोजित किया गया था लंदन में और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इसको संपन्न किया गया था। अगर हम बात करें चौरी चौरा कांड की, तो चौरी चौरा कांड 1922 5 फरवरी 1922 की घटना है और यह संबंधित कहां है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है। इसी क्रम में यह 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। और यहां देखिए काकोरी कांड का एक पिक्चर आपको दिखाया गया है और भारत माता के वीर सपूतों में देखिए यहां संबंध पूछ लिया जाता है कि कौन कौन इससे संबंधित थे, तो रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जी का संबंध किस ट्रेन डकैती से था, तो काकोरी ट्रेन डकैती से था। और आपको ध्यान रखना है कि गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का भी स्थापना किया गया है। इसी क्रम में इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और लास्ट में आपसे यही कहेंगे, क्योंकि भारतवर्ष, अपना प्यारा भारतवर्ष आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, तो प्रत्येक नागरिक को अपने वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। इन्हीं शब्दों में हम कहेंगे, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।